हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड एट नल कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कुछ कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट पर लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए एक स्पेशल कैरेक्टर विच इज कॉल्ड नल कैरेक्टर, तो वो कहलाएगी स्ट्रिंग। जैसे किसी शहर का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स में स्पेस भी हो सकता है, पर आखिरी कैरेक्टर हमेशा नल कैरेक्टर होना चाहिए। ये नल कैरेक्टर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसका आस्की कोड 0 होता है। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज देखते हैं। मैं यहां पर एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिसके अंदर हम स्ट्रिंग की हैंडलिंग करेंगे। इससे पहले हम एरे पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि एरे क्या होता है। एरे हम इंट टाइप का बना चुके हैं, हम चाहे तो कैर टाइप का भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक एरे बना दिया कैर टाइप का। इस एरे में 10 कैरेक्टर्स रखने की जगह है। हम जानते हैं कि अगर एरे का कुछ टाइप यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया कैर, तो ये जो 10 वेरिएबल्स बनेंगे एरे में, ये सब के सब कैर टाइप के होंगे। तो हर एक में एक एक कैरेक्टर रखा जा सकता है। यदि मैं डिक्लेरेशन करने के साथ ही इसमें वैल्यू असाइन करना चाहूं तो उसी तरीके से असाइन करूंगा जैसे इंट एरे में वैल्यू असाइन की जाती थी। वैल्यू असाइन करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है सौरभ, तो मैं यहाँ पर एक एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ, पर हर कैरेक्टर को जब आप लिखेंगे तो उस पर आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। SAURABH। आप देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर को टाइप करने के लिए मुझे सिंगल कोट्स लगाना पड़ रहा है, पर नाम के आखिर में मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लिख रहा हूं विच इज \0। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये सब कैरेक्टर्स हैं, इसलिए सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा और कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि ये 7-8 अलग अलग वैल्यूज हैं। नल कैरेक्टर जब आप प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो \0 लिखते हैं। ओ नहीं है, 0 है, लेकिन इसका आस्की कोड होता है 0। नल कैरेक्टर का क्या यूज है ये अभी हमें समझ में आएगा। मैं अगर इस नाम को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मेरे पास एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं i और एक लूप चलाते हैं i की वैल्यू 0 से लेकर i <= अब आप देखिए इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ होगा। S0 में S, फिर A, इस तरीके से आप इंडेक्स देखिए। नल कैरेक्टर का इंडेक्स है 7, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो 0 से 7 तक यानी 8 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। 7 कैरेक्टर्स तो नाम में है, एक कैरेक्टर लास्ट में नल कैरेक्टर के लिए। प्रिंट एफ, तो ये प्रिंट एफ है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। इसमें हम %c लिखेंगे क्योंकि इस बार हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और लिखेंगे SI। आप देखिए i की वैल्यू इनिशियली 0 होगी तो ये प्रिंट करेगा S। i की वैल्यू अगर 1 होगी तो S1 यानी A की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, लास्ट में गेट ch। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। आप देखिए नाम प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये जो एक स्पेस आपको दिखाई दे रही है, इससे पता चल रहा है कि नल कैरेक्टर को प्रिंट कराने की आपने कोशिश तो की, पर नल कैरेक्टर प्रिंटेबल सिंबल नहीं है, यानी वो स्पेस की तरह दिखता है। तो नल कैरेक्टर को प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो नल कैरेक्टर की भी क्या ज़रूरत है? तो फिलहाल तो हमें उसकी कोई ज़रूरत समझ में नहीं आई। हम इसको 6 तक भी चला सकते हैं।
तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस हमको दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही है। लेकिन नल कैरेक्टर का यूज क्या है? देखिए, ये नाम तो हमने एरे में रखा है। कई बार ऐसा भी होगा कि नाम हम यूजर से एंटर कराएंगे और एरे में रखेंगे। ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें ये पता नहीं होगा कि इस नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो जब हम लूप चलाएंगे तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि लूप को 6 तक चलाना है या 7 तक चलाना है या 8 तक चलाना है। हमें ये वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होगा। ऐसे में आप कैसे तय करोगे कि लूप कितनी बार चले? इसी बात के लिए नल कैरेक्टर का यूज़ किया जाएगा। नल कैरेक्टर क्योंकि स्ट्रिंग के लास्ट में ही होता है, इसलिए हम लूप को तब तक चलाएंगे जब तक नल कैरेक्टर ना आ जाए। नल कैरेक्टर किस में रखा है? एस आई में। तो हम कंपेयर करेंगे, यहाँ कंडीशन चेंज करता हूँ, एस आई जब तक नल कैरेक्टर के बराबर नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पे मैंने एस आई लिख दिया है। तो एस आई एरे के एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। एस आई में जो वैल्यू है, जैसे आई की वैल्यू जब 0 है तो एस आई मतलब एस। ऐसे ही जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो एस 7 में नल है। तो जैसे ही ये नल मैच कर जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट इक्वल टू। तो नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स। तो आई की वैल्यू 6 तक तो ये ट्रू है, 7 आने पर ये फॉल्स हो जाएगा, तो लूप अपने आप एंड हो जाएगा। नल के होने से आपको स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नाम प्रिंट हो रहा है। अगर आप एक एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं लूप लगाकर, तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। मैंने कमेंट कर दिया इस पोर्शन को। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ %s, %c की जगह पर लिख रहे हैं %s, और लिख रहे हैं एरे का सिर्फ नाम। राइट, यहाँ पे एस आई नहीं लिखा, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे हैं, सिर्फ एरे का नाम लिखा है। तो ये %s क्या है? %c की जगह यूज कर रहे हैं। c मतलब एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना था, s मतलब पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। तो रन करते हैं इसको, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। यानी हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमें एक कैर एरे की अंदर रखी वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो या तो हम एक एक वैल्यू को प्रिंट कराएं, या फिर हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके पूरी स्ट्रिंग को एक बार में प्रिंट करा लें। और दोनों ही तरीकों का इंपॉर्टेंस है। कई बार केवल प्रिंटिंग की बात नहीं है, कई बार हमें कुछ कैलकुलेशन भी करने होते हैं। हमें जब एक एक कैरेक्टर को एग्जामिन करना होगा तो ये लूप वाला तरीका ही इस्तेमाल करना होगा, और जब हमें पूरी स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट भर कराना है तो ये %s वाला तरीका यूज़ करना होगा। हम printf की जगह एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है puts। puts फंक्शन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिर्फ एरे का नाम लिखें। puts फंक्शन स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है, पर इसमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये केवल स्ट्रिंग को ही प्रिंट करता है। तो आप चाहे पुट्स का इस्तेमाल करें चाहे printf का इस्तेमाल करें। देखिए मैं पुट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें कि कर्सर न्यू लाइन पर आ गया है। इसका मतलब ये है कि पुट्स ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है, जबकि printf में अगर आपको लाइन चेंज करवानी है तो आपको \n जैसे स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आइए हम समझते हैं कि कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए और क्या तरीका है। जो तरीका अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये तरीका बहुत ही टीडियस है, क्योंकि इसमें हमें एक एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उस पर सिंगल कोट्स भी टाइप करना होता है और उनको कॉमा से सेपरेट करना होता है। इससे बेहतर तरीका ये है कि आप डबल कोट्स में लिखें। डबल कोट्स में जब आप लिखते हैं तो उसे स्ट्रिंग ही माना जाता है और आपको नल कैरेक्टर अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो नल कैरेक्टर लास्ट में जोड़ देता है। अब ऐसी सिचुएशन में भी मीनिंग वही है, यानी एरे के अंदर
एक एक कैरेक्टर एक सीक्वेंस में ही गया होगा, तो दोनों तरीके में से ऑब्वियसली आपको ये तरीका ज़्यादा बेटर लगेगा। इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट सेम। आइए अब बात करते हैं यूज़र से इनपुट लेने की। यदि हम अभी वैल्यू असाइन ना करें और यूज़र से नाम एंटर करने को कहें, तो हम क्या करेंगे? हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं, एंटर योर नेम। हम यहाँ एरे का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम यूज़र जो नाम एंटर करेगा उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, तो हम सेफर साइड के लिए 20 कैरेक्टर्स ले लेते हैं। इसके बाद हमने यूज़ किया स्कैनएफ। स्कैनएफ में इस बार हम %s लगाएंगे और लिखेंगे केवल एरे का नाम। देखिए मैंने यहाँ लिखा है s। आप सोच रहे होंगे कि स्कैनएफ में हमेशा एड्रेस ऑफ आता है, तो ये एड्रेस ही लिखा है। इसको कुछ ऐसे समझिए कि एक एरे में जितने वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये एरे है, लगातार में मेमोरी कंज्यूम होती है और हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस नंबर होता है। यह एड्रेस नंबर क्या होता है? ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि मेमोरी में ब्लॉक्स का सीक्वेंस नंबर है। तो मान लीजिए कि पहले ब्लॉक का एड्रेस नंबर 1000, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा ब्लॉक होगा उसका एड्रेस नंबर 1001 होगा, तीसरा ब्लॉक 1002 होगा और इस तरीके से सीक्वेंस में एड्रेसेस होंगे। तो हमें अगर पहले ब्लॉक का एड्रेस पता चल जाता है तो हम पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? एड्रेस क्योंकि एक नंबर है जिसके बारे में हम पॉइंटर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना समझना काफ़ी है कि अगर मुझे पहले वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि अगले वेरिएबल में क्या रखा है। लेकिन यदि मुझे पहले वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा तो मैं ना केवल इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं, बल्कि एड्रेस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगले ब्लॉक का एड्रेस भी पता कर सकता हूं और मुझे सेकंड ब्लॉक को एक्सेस करने का भी मौका मिलेगा। फिर उसमें और 1 ऐड करके मैं उसके अगले ब्लॉक को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यानी एड्रेस वो जरिया है जिससे मैं पूरे एरे के किसी भी ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ। जबकि अगर मुझे पहले ब्लॉक की वैल्यू भर मिले s, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगली वैल्यू कहाँ रखी हुई? तो एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं एरे का नाम लिखता हूं s, तो वो है 1000। प्रोग्रामिंग में समझे कि s लिखना मतलब जो भी उसका एड्रेस है, मैं अभी एग्जांपल के लिए 1000 ले रहा हूं, ये कुछ और भी हो सकता है। इसको लिखने का तरीका एड्रेस ऑफ S0 भी हो सकता था। S0 पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और उसके पहले एड्रेस ऑफ लगा दिया तो पहले वेरिएबल का एड्रेस। तो S लिखने पर भी पहले, यानी एरे का नाम भर लिखने पर भी पहले ब्लॉक का एड्रेस ही रिप्रेजेंट होगा। तो आप स्कैनएफ में चाहें तो लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ S0 या फिर सिंपली S लिखें। आपको याद है प्रिंटएफ में भी हमने लिखा S, तो जहां जहां आप s लिख रहे हैं वहां पे एड्रेस ऑफ S0 भी लिख सकते हैं। प्रिंटएफ में भी आप लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ S0, या आप पुट्स में भी लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ S0। तो समझने वाली बात यह है कि s लिखें या एड्रेस ऑफ S0 लिखें, एक ही बात। अब हमने स्कैनएफ में लिखा है %s, तो हम तो जानते हैं स्कैनएफ में हमेशा हम एड्रेस लिखते हैं, तो हमने एड्रेस ही लिखा है। चाहे s लिखें चाहे एड्रेस ऑफ S0 लिखें, हमने एड्रेस लिखा है। किसका एड्रेस लिखा है? एरे का। %s लिखा है तो जो स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा वो इस एरे में स्टोर हो जाएगी, और जो भी स्टोर हो जाएगी वो पुट्स के कारण प्रिंट भी हो जाएगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने नाम एंटर किया अमित, तो अमित एंटर हो गया, प्रिंट हो गया। एक और बार इसको रन करते हैं। मैंने नाम लिखा सौरभ, तो सौरभ प्रिंट हो गया। एक और बार इसको रन करते हैं।
इस बार मैं अपना नाम पूरा लिखता हूं, सौरभ शुक्ला, लेकिन नाम ही प्रिंट हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि scanf मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं ले सकता, यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं उसको इनपुट नहीं ले सकता, क्योंकि scanf की नजर में स्पेस एक डिलिमिटर यानी डेटा सेपरेटर। जब आप scanf में इनपुट करते हैं तो scanf उस सीक्वेंस ऑफ डेटा को सेपरेट करने के लिए स्पेस, टैब या एंटर की को डिलिमिटर मानता है। यानी आपने जब एंटर किया था केवल सौरभ, तो उसमें ना तो स्पेस था, ना कहीं पर टैब था, ना कहीं एंटर था बीच में, तो पूरा नाम एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जब आपने लिखा सौरभ शुक्ला, तो सौरभ के आगे जैसे ही स्पेस को देखा स्कैनफ को लगा कि डेटा यहां फिनिश हो गया है। यानी स्पेस क्या है? डेटा को सेपरेट करता है, यानी उसका मतलब है कि यहां पे पहला डेटा एंड होता है। तो सौरभ के बाद जैसे ही स्पेस आ गया, उसने सोच लिया कि डेटा अब खत्म हो गया है, तो केवल सौरभ को उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके आगे की चीजों को इग्नोर कर दिया। तो क्योंकि स्पेस, टैब और एंटर ये डिलिमिटर्स होते हैं स्कैनफ की नज़र में, एक वर्ड से ज़्यादा वाली स्ट्रिंग को स्कैनफ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसकी पहले वर्ड को तो ले लेगा, लेकिन जैसे ही स्पेस आया उसके आगे के वर्ड्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये स्कैनफ का अगर ड्रॉबैक है, तो हम इसका एक सब्स्टिट्यूट देखते हैं, गेट्स फंक्शन के ज़रिए हम स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं। ये पुट्स जैसे प्रिंट करता है वैसे ही गेट्स इनपुट लेता है, स्कैनफ की जगह हम यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा ये है कि ये मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कर सकता है, स्पेस इसके लिए डिलिमिटर नहीं है, एंटर इसके लिए डिलिमिटर है। तो अब आप देखिए, मैंने नाम एंटर किया सौरभ शुक्ला, तो ये नाम पूरा प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये स्पेस को भी एक्सेप्ट करता है, स्पेस को डिलिमिटर नहीं मानता। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे यूज़र से हम डेटा इनपुट लेंगे। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में, हम डेफिनेटली देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन किस तरीके से किया जाता है। स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रिंग का बेसिक लेक्चर था। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और यदि आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ आप इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए डेफिनेटली कहिए और मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।